और तमाम चर्चाएं हमारी लगातार जारी है। जमहूरियत का जश्न लगातार हम मना रहे हैं। चौथे मरहले की आज वोटिंग है और नताइज के दिन का सबको इंतजार है कि आखिर इस बार कौन होगा हिंदुस्तान का हुक्मरान। बहरहाल तमाम चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, बीएसपी से धर्मवीर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है धर्मवीर साहब। आमिर साहब, मैं आपके पास तमाम चीज़ों से पहले आकर आगे बढ़ना चाहूँगी कि इस बार के जो इंतखाबात हैं, आपको इतना तजुर्बा है, आपने इतना बारीकी से एनालिसिस किया है हमेशा हर जगह, क्या कहता है आपका तजुर्बा कि ये जो इंतखाब है इसमें नया क्या है पहले के इंतखाबात? मैं बताता हूँ। एक चीज तो बिल्कुल नया है और उसको मैं प्रूव करूंगा असेंबली चुनाव से भी, कि लोग अक्सर ये पूछते हैं कि अगर कांग्रेस महागठबंधन में शामिल होती तो फायदा होता या नुकसान होता। मेरा लीक से हटके जवाब है कि कांग्रेस के अलग लड़ने से महागठबंधन को फायदा ही फायदा है। अच्छा, वो उसको इस तरह समझिए कि अगर बसपा से गठबंधन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हो जाता तो वहां कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि कमोबेश वोट बैंक भाजपा के और कांग्रेस के एक ही हैं, और जो एंटी बीजेपी एंटी मोदी अपर कास्ट का सेक्शन है वो किसी कीमत पे महागठबंधन को वोट नहीं देगा, कितना भी नाराज हो जाए। अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस की तरफ मुड़ जाता है। अच्छा, अभी देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूरा चुनाव होना है और सबसे ज्यादा अधिक 30 सीटें वहीं हैं। अब वहां किसी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के आदमी से बात कर लीजिए, चाहे गोरखपुर, चाहे इलाहाबाद, चाहे फूलपुर या इधर जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर तक, कि उस एरिया के ब्राह्मण आज कितने नाराज हैं। अभी एक दो बात, जूतेबाजी की घटना तो टेलीविजन में आया, सब लोगों ने देख लिया कि किस तरह जूतेबाजी चलती है। जूतेबाजी में कौन दो लोग थे? एक ब्राह्मण एक ठाकुर। अभी भदोही में एक कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा है बिंद। अब वो खुलेआम ये कह रहा है कि मैं तो ब्राह्मणों का जनेऊ खोलूंगा, पहले मारूंगा फिर बात करूंगा। अब ये इतनी वीडियोस वायरल हो गई है, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जो सूचना है कि अपर कास्ट में खासकर ब्राह्मण एक अच्छा खासा वर्ग बीजेपी से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये वाकई सच है जैसा लोग मुझे बता रहे हैं तो बीजेपी को भारी नुकसान होगा आने वाले चरणों में। क्योंकि देखिए, जहां तक मुस्लिम, यादव और दलित, खासकर जाटव वर्ग का सवाल है, वो तो गठबंधन के साथ सॉलिड है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। ऐसा भाजपा भी मानती है। उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटव दलित को हिंदुत्व के छतरी के नीचे ले आया जाए, जो कि बखूबी उन्होंने 2014 और 2017 में कर दिया था। लेकिन इस बार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये एक नई चीज इस चुनाव में दिखाई दे रही है। अब आगे भी देती है कि नहीं, ये तो देखने की बात है। जी डॉक्टर प्रवेश, यूपी की अगर हम बात करें तो सपा और बसपा और साथ ही साथ कांग्रेस के सियासी मुखालफिन, जाहिर है कौन बचते हैं फिर सियासी मुखालफिन, वो ये कहते हैं कि ये कोई बाज़ाब्ता ऐसा कोई इत्तेहाद नहीं है कि जिसे बाद में ना बदला जा सके। पोस्ट पोल अलायंस की गुंजाइश रखी है सपा बसपा और कांग्रेस ने, इसीलिए सपा बसपा इत्तेहाद ने कांग्रेस वाली 2 खास सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे नहीं है। प्रधानमंत्री अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि ममता जी उन्हें कुर्ता बेचते हैं, तो इसका राजनीतिक अर्थ है क्या कि दरवाजे खुले हुए हैं? मैं वही और ये भी एक इनडायरेक्ट, मतलब इतना अनसर्टेन है सियासत में सब कुछ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब आज जो पक्के दुश्मन है कल वो लंगोटिया यार भी हो सकता है। राजनीति में ना इतना एक स्पेस छोड़ा जाता है, वाजपेयी जी के साथ इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि आपस में कभी भी जरूरत पड़े एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। अभी पीछे नवभारत टाइम्स पर कुछ न्यूज़पेपर्स में छपा था कि मायावती जी
वो अगर हम जीत करके भी आती हैं और सरकार बनाने की स्थिति बनती है बीजेपी को, तो मायावती बीजेपी को सपोर्ट आ सकते हैं, 3 बार बना चुकी है पहले। तो ये ऐसा करके मीडिया में चल भी रहा है, नहीं, मीडिया गलत बयानबाजी मीडिया कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है। बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी के साथ कतई नहीं जाएंगी, बिल्कुल नहीं जाएंगी। आप लोग अपना जो व्यक्तिगत मत है वो देश के लोगों को गुमराह करने का काम ना करें। मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, उसके बाद आप कहिए, आपको कहना भी चाहिए, आप अपनी बात कहिए। तो इस तरह से मीडिया के अंदर आया है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, जैसा अंबिका जी ने कहा कि इसका जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन का असर जो है उसका फायदा गठबंधन को मिल रहा है और बीजेपी को, ऐसा कुछ उन्होंने बात कही कि बीजेपी को उसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। मेरा मानना यह है कि अगर कांग्रेस, बसपा और सपा तीनों मिलकर चुनाव लड़ते तो जो वोट है, देखिए आप, मुसलमानों का जो वोट है, और मुसलमानों में भी कौन है, मुसलमानों में अपर मुसलमान और लोअर मुसलमान। जो सैयद है, शेख है, पठान है, वो एक अपर कास्ट का मुसलमान है, और जो लोअर मुसलमान अंसारी है, पसमंदा है, वो लोअर क्लास का मुसलमान है। आप देखेंगे कि बसपा का जो वोट बैंक रहा, सपोर्टर रहा, वो खासकर पसमंदा मुसलमान जो था, अंसारी मुसलमान था, पिछड़ा मुसलमान ज़्यादा उसका सपोर्टर रहा, और बीजेपी कांग्रेस का जो था वो अपर कास्ट का लगभग वो रहा, ठीक है। अगर जो साथ में ये लड़ते तो जो अपर कास्ट का जो मुसलमान का वोट था वो भी बसपा सपा के प्रत्याशी को ही पड़ता, जो कि नहीं पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है। इसी तरीके से ब्राह्मण्स के अंदर भी पांडे हैं, द्विवेदी हैं, है ना, त्रिवेदी ये जो है, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, ये सब ये थोड़ा अपर ब्राह्मण है। और जो दुबे है या जो तिवारी है, जो पांडे है, और ब्राह्मणों में कुछ ऐसे ब्राह्मण भी है जिनको सुबह कहते हैं कि सुबह उनका मुंह भी नहीं देखना चाहिए, है ना, उस तरह के ब्राह्मण भी है। तो वो जो ये जो इक्वेशन है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ भी रहते थे, और ये उनका फायदा बसपा को मिलता अगर ये सारे साथ में रहते। और ये सच्चाई है कि ब्राह्मण्स में जो लोअर ब्राह्मण है वो कहीं ना कहीं चीजों में नाराजगी है, ठीक है, नाराजगी है। आज हम 21वीं सदी के युग में अगर हम इस प्रकार से विश्लेषण करें कि जो है जाति, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और आज देश के प्रधानमंत्री भी दुर्भाग्य से जो है जातियों की बात कर रहे हैं, आज हम यहाँ बैठकर जातियों का विश्लेषण करें होता है, जातियों पर इंतखाब होता है, बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बढ़ावा नहीं, जो हो रहा है उस पर चर्चा करें। सच्चाई तो यही है आत्रे साहब, ये आपकी कोशिश एक अच्छी हो सकती है आत्रे साहब जी, ये कोशिश हो सकती है, ये एक कोशिश हो सकती है कि जातिवाद को बढ़ावा ना दे, लेकिन जो हो रहा है उसको बताया जाएगा। जातियों की हर जाति, हर बिरादरी, हर धर्म, हर मजहब के लोग इस समय इस सरकार से त्रस्त हैं। हकीकत ये है, देश की जनता को, पूरी एक जनता को किसी एक जात के साथ वादा नहीं किया गया, पूरी जनता के साथ वादा किया किस प्रकार से सबका विकास करेंगे, और जो है जो अच्छे आप जनेऊदारी ब्राह्मण हो जाते हैं, आप क्यों नहीं, आप जाति की बात नहीं कर रहे, आप जनेऊदारी हो रही है, वो हमारा व्यक्तिगत विषय। आप जनेऊ पहनने लगते हैं, आपके दादा जो है वो दफन होते हैं, और आप जनेऊदारी ब्राह्मण होते हैं। ये तमाम सारे जाति बताइए। ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे आए हैं कि जो अपनी जाति में डॉक्टर परवेश बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। यहाँ इस देश की सच्चाई है अत्रे जी, इस देश की सच्चाई है, नकार नहीं सकते। इस देश के अंदर जाति रही है, 6700 जातियां हैं। नहीं, सुनिए, नकारना पड़ेगा इस चीज को। 6700 जातियां हैं, इससे ऊपर उठ के 6700 जातियों में विभाजित समाज है, आधार पर बांटा नहीं जाएगा वोट बैंक की राजनीति। बटा है समाज, वोट बैंक की बटा राजनीति है, पर हम बटने नहीं देंगे समाज को। आप बांट रहे हैं, आप टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करते हैं? क्या कांग्रेस इस बात को डिनाई करती है कि हम जाति नहीं मानते? आत्रे साहब, अगर आप जाति नहीं मानते तो आप ब्राह्मण क्यों कहने जा रहे हैं? आप लोगों ने आप क्यों ठाकुरों का सम्मेलन कर रहे हैं? क्यों जातियों का सम्मेलन कर रहे हैं? पार्टी करती है, ऐसा नहीं है, कांग्रेस भी कर रही है उसका। सरकार है उत्तर प्रदेश में जातिवादी सम्मेलन, कांग्रेस भी कर रही है उसका, उत्तर प्रदेश सब करते हैं आत्रे साहब। सब करते हैं। जी आप पहले बोलिए, उस टाइम आप अपना इंतजार दर्ज करा रहे थे। प्रवेश जी एक मिनट, जी धर्मवीर जी। जी मैम, क्या क्वेश्चन था आपका? जब प्रवेश जी कह रहे थे, आपने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया था यहाँ पर, आप उनकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। देखिए, ऐसा है इस देश में मैडम, दो विचारधारा के लोग हैं, एक गरीब विचारधारा और एक अमीर विचारधारा।
एक वो लोग हैं, गांव गरीब के लोग, दलित समाज के लोग, माइनॉरिटीज के लोग, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है और जो बाबा संविधान के किताब को सीने से लगा करके देश में आगे बढ़ने का काम करते हैं। और एक वो विचारधारा के लोग हैं जो लोग गरीबों के वोट लेकर के और पूंजीपतियों की गोद में जाके बैठ जाते हैं। हमारी लड़ाई, बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई इन दोनों विचारधारा के लोगों के साथ साथ इस देश की मीडिया से है। मीडिया में भी दो तरीके के लोग हैं। एक भाई कह रहे थे कि साहब वो बहन जी जो है वहां जाके बैठ जाएंगी, वहां चली जाएंगी। मैं कह रहा हूं इनको ये क्या कोई ज्योतिष का काम करते हैं जो ये बता रहे हैं कि बहन जी वहां चली जाएंगी। आज हमारी लड़ाई इन फिरका परस्त ताकतों से है और 2 सीटें छोड़ने का जो उत्तर प्रदेश में काम किया हमने, वो भी इन फिरका परस्त ताकतों को हराने के लिए और एक बड़े दिल के साथ में बहन जी ने दिखाया है कि हम जो है आपको अगर 80 सीटों पर हम बहन कुमारी मायावती जिताने का काम करेंगे। साहब आप थोड़ा और बड़ा दिल कर लेते हैं। नहीं, बड़ा दिल कैसे कर ले मैडम? इन्होंने तो 65 साल तक कांग्रेस के लोगों ने जिन गरीबों की बात नहीं सुनी, जिन माइनॉरिटीज के लोगों की बात नहीं सुनी, जिन गरीबों को आगे बढ़ाने का काम बाबा साहब ने और मान्यवर काशीराम जी ने देखा था, इन कांग्रेस के लोगों ने और इन बीजेपी के लोगों ने सबसे ज्यादा सताने का काम अगर इस देश में किसी ने किया है तो दलितों को, माइनॉरिटीज को, ओबीसी को सताने का काम किया है। आज किसानों की हालत क्या है देश में देख लीजिए आप। सच्चर आयोग की रिपोर्ट आज देख लीजिए आप कि जो है कहां जा रही है, कितनी जो है हालत मुसलमानों की खराब है इस देश में। तो ये काम जो है किसने किया? ये काम उन लोगों ने किया जो 65 साल तक सरकार में रहे, ये उन लोगों ने किया जो 10 साल तक सरकार में रहे। आज ये बीजेपी की सरकार चल रही है। आज ये जो है तो इन्होंने ये कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, हम दलितों का उत्थान करेंगे। आपने सब्बीरपुर की घटना देखी होगी, कैसे वहां पर दलितों को मारा गया, कैसे जो है प्रताड़ित किया गया। आपने दोनों का कांड देखा होगा। तो ये आज चौथा चरण के चुनाव में प्रधानमंत्री जी तीसरा चरण के चुनाव में कहते थे कि मैं ओबीसी का हूं, पिछड़ा हूं। आज चौथा चरण के चुनाव में कह रहे हैं कि मैं अति पिछड़ा हूं। ये क्या कोई मतलब यार रोज जाति बदलने का काम चल रहा है? वो हम कह रहे हैं जैसे अंबिकानंद साहब ने कहा कि कर सब रहे हैं, वो यही सच्चाई है जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। जी शहजाद साहब। देखिए मुमताज जी, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है कि मोदी जी एक बार नहीं 50 बार बताएं जाति उनकी क्या है, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। अखिलेश यादव जी ने एक सभा में एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि मोदी जी कहते हैं मैं चाय वाला हूं, तो मैं कहता हूं मैं दूध वाला हूं, बिना मेरे चाय नहीं बनेगी। ठीक है, सवाल इस चीज का नहीं उठता है। देखिए देश का सिस्टम ऐसा रहा है हमारा, और ये जो सभ्यता है इससे पहले भी कबीले हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद सभ्यताएं बदलती गई, कोई महादलित हो गया, कोई दलित हो गया, कोई पिछड़ा हो गया, कोई अति पिछड़ा हो गया, कोई ब्राह्मण हो गया। ये सब सभ्यताएं चलती रहती है, हमें इससे एतराज नहीं है। सवाल इस चीज का उठता है कि आप अगर, मैं कहता हूं किसी भी आंकड़े से, किसी भी तरीके से यदि आप सत्ता में आते हैं तो उसके बाद आपका विजन क्या है, वो ज्यादा मायने रखता है मेरे ख्याल से। कि आप चाहे अति पिछड़े वर्ग से हो, चाहे आप ब्राह्मण समाज से हो, चाहे मुस्लिम समाज से हो। मैं खुद मुस्लिम समाज से आता हूं, लेकिन मेरा मुस्लिम समाज से आने का, देखिए मुसलमानों का जो हिंदुस्तान में खास तौर से 1992 के बाद जो मेन मुद्दा रहा वो उनकी सुरक्षा रही, जो मुझे लगता है, क्योंकि मुसलमानों ने कभी कोई और चीज मांगी नहीं, हमेशा से उन्होंने सुरक्षा मांगी। उनको ऐसा लगा कि उनकी ज्यादा सुरक्षा मुलायम सिंह जी के साथ है उत्तर प्रदेश में, तो वो उनके साथ चले गए। बंगाल में ममता के साथ है तो वो ममता के साथ चले गए। जहां जहां उनको लगता रहा, आप देखिए एक अच्छा खासा तबका था जो शिवराज के साथ जाता था, लेकिन अब जब से मोदी जी का राज आया तो माहौल बदलने लगा, तो शायद वो छोड़ के जाने लगा। तो मुद्दे और वक्त के हिसाब से बदलते रहते। सवाल इस चीज का बनता है कि आप किसी भी जात से, किसी भी बिरादरी से हों, आप उसमें नफरत ना फैलाएं। आप जब उसको नफरत में बदलने लगते हैं, एक तरफ आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है 17 साल बाद कि मोदी जी के राज में जो गोधरा राइट्स हुए उसके बाद बिल्किस बानो को अब 17 साल बाद इंसाफ मिल रहा है। आप मोदी मॉडल की बात करते हैं, गुजरात मॉडल की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि एक महिला 17 साल तक लड़ती रही, यहां तक कि पुलिस वालों ने जो आरोपी थे उनके नाम ही एफआईआर में नहीं लिखे। वो महिला कहती रही आप मुझे एफआईआर पढ़ के सुना दीजिए, वो पढ़ के नहीं सुनाई गई। अगर आप जब भेदभाव करने लगेंगे और समाज को इस तरह से बांटने लगेंगे, एक बयान अभी देखिए पिछले दिनों बहुत मशहूर हुआ, खासतौर से अली बजरंगबली का। पिछले चुनाव में 2017 में कब्रिस्तान और शमशान मशहूर हुआ। ठीक है, अब इस तरह के बयानी भाषण, हम कहते हैं भाई बजरंगबली हमारे भी हैं, अगर हमारे अली हैं तो बजरंगबली भी, वो भी इस देश की सभ्यता। आप एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। उनका एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं यहाँ पर। अंजुम आरा साहिबा, क्या आप इस बात से इनकार करती हैं कि आप जात पात की सियासत नहीं करते? कुर्मी क्या वोट क्या? देखिए,
आप 2005 के बाद से अगर बिहार की सियासत और बिहार के विकास को देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा कि जात पात जैसी कोई चीज़ें हमारे विकास के जो एग्जीक्यूशन रहा या नीतियां बनी है उसमें कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन अगर जात पात की बात की जाए तो जात पात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे संविधान में आरक्षण का जो प्रोविजन है उसी आधार पे दिया गया है, छुआछूत के आधार पे, अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति के आधार पे दिया गया, तो इसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता है। अभी एक इलेक्शन में इस्तेमाल होती है नहीं जातियां, जातियों के नाम, जातियों के समीकरण, ये इक्वेशन यूज होती है नहीं, आप करते हैं या नहीं, ये बताइए। देखिए हमारे जेडीयू का आप देखेंगे कि हमारे नेता का हम न्याय के साथ विकास की जो हमारी अवधारणा रही है उसी आधार पे हम जाते हैं और जाकर के लोगों से वोट मांगते हैं। हमने जो काम किया है काम के आधार पे हम वोट मांगते हैं, ना कि जात के आधार पे, क्योंकि हमारी सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। आप 7 निश्चय को जब उठा करके देखेंगे तो जितने भी वर्ग होते हैं, जो भी समाज है, उन सभी के लिए है। चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें, स्वच्छ जल की बात करें, एक चीज ये बताइए, स्वच्छ जल क्या सभी लोगों के लिए नहीं है? प्रत्येक गली सड़क नली पक्कीकरण का है, वो सभी के लिए है। युवाओं को बढ़ाने का अवसर है, वो सभी के लिए है। अवसर बढ़े, आगे बढ़े, सभी के लिए 100% हमने बिहार में बिजली दिया, वो सभी के लिए। एक चीज ये बताइए, कहां आइडेंटिफाई किया गया है कि कौन सी जाति को हमें बिजली देना? 100% बिजली प्रत्येक घर में बिहार में। इक्तदार में आने के लिए, हुकूमत में आने के लिए आप लोगों ने टिकट बंटवारे भी वैसे नहीं किए होंगे, आपने खास तबके को भी नहीं साधा होगा, खास जाति को भी नहीं साधा होगा। नहीं, मैं एक सवाल है मेरा छोटा सा। नहीं, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि किसी खास मौका परस्ती की है जात को ऐसा किया कुमार जी ने नहीं एक छलांग लगाने का काम बंदर की इधर से उधर पाला बदलने का काम जो किया है उस पर भी जरा प्रकाश डाल दीजिए। जनाब अगर अपने मुल्क के और अपने समाज के और अपने राज्य के विकास के लिए अगर कुछ भी करना होगा तो हमारी सरकार और हमारे नेता करेंगे। देश तोड़ने वालों के साथ में ये पूरा देश देख रहा है, ये महबूबा मुफ्ती की गोद में बैठने वाले लोगों को देश देख रहा है और आप भी चिल्लाते पूरे भागीदार हैं। हमें परवाह नहीं है, हम अपने बिहार की तरक्की के लिए बिहार के, आप क्या सोचते थे कि चारा के बाद लारा के साथ को समर्थन कर देगा? एक मिनट एक सेकंड, अंजू महाराज नहीं होता है, करप्शन से समझौता नहीं करेगी और न की है। ठीक है, पूछिए। नहीं, मेरा एक छोटा सा सवाल यह है, देखिए इस टाइम पूरे देश में, अभी साहिब जी भी ये बात कह रहे थे कि अगर कहीं जात पात से उठ के कहीं राजनीति हो रही है तो बेगूसराय में हो रही है, ठीक है। अभी गिरिराज सिंह जी ने एक बयान दिया वहां पे जो निहायत ही मतलब जिसका स्तर बहुत ही नीचा था, खासतौर से मुस्लिम समाज को लेकर के वो बयान दिया गया। क्या आप उस बयान का समर्थन करते हैं नीतीश जी? बस इतना बता दें कि अगर आपको 3 गज जमीन चाहिए कब्र के लिए तो आपको वंदे मातरम कहना होगा। ये बयान अभी गिरिराज की तरफ से दिया गया, क्या आप उस बयान का समर्थन करती हैं या नहीं करती हैं? गिरिराज सिंह जी का ये अपना उनका व्यक्तिगत बयान है और ये आप उसका समर्थन करती हैं नहीं करती हैं, ये बताइए। आपका व्यक्तिगत राय क्या है? कभी आपकी व्यक्तिगत राय? कोई समर्थन नहीं करेगा, गैर मुनासिब बातों का कोई समर्थन नहीं करेगा। गठबंधन तोड़ दिया ना, बेगूसराय पे गठबंधन क्यों नहीं तोड़ती हैं? कैंडिडेट लाइए अपना गिरिराज के सामने। गिरिराज सिंह जैसे देशद्रोहियों को तो चुनाव लड़ाने के लिए आप खड़े हैं ना वहां पर। आप कहिए, आप कहिए गठबंधन तोड़ दीजिए, गठबंधन टूट जाएगा ना। नहीं तो गिरिराज का फिर समर्थन हुआ ना, आप लोग वोट तो डला रहे हैं ना उनको। आप गिरिराज सिंह को आपकी पार्टी वोट डलाएगी या नहीं डलाएगी? जेडीयू के पास मैं कह रहा हूं गिरिराज सिंह को आपकी पार्टी के बातों का हम समर्थन नहीं करते हैं। नहीं, आप ये बताइए कि आपकी पहले हमारी बात को तो सुन लीजिए ना। गठबंधन का इतना गट्स तो है ना, इतना गट्स तो है ना कि हम गैर मुनासिब बातों का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन आप मजम्मत भी नहीं करते, लेकिन आप निंदा भी नहीं करती हैं। जब भी लेकिन निंदा भी नहीं करते। जब किसी नेता के बयान से पार्टी मुसीबत में आती है तो वो जाती हो जाता है, वो निजी हो जाता है बयान। हमारा इतिहास रहा है, आप उठा के देख लें, जहां गैर मुनासिब बातें हम डिफर किए हैं, हम समर्थन नहीं किए हैं। अच्छा, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के टिकट की कितनी मुखालफत की आपने? प्रज्ञा सिंह ठाकुर के टिकट की कितनी मुखालफत की आपने? उन्होंने तो शहादत पे उंगली उठा दी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ये वो टिकट
वोट देखिए, ये जो क्वेश्चंस है आपका इररिलेवेंट क्वेश्चंस है, वो बीजेपी की सीट है, बीजेपी डिसाइड करेगी ना, वो बीजेपी डिसाइड करेगी ना। नहीं, आपको खराब लगा उन्होंने एक बहादुर जवान की शहादत पर ये कहा, आप ही बताइए आपको खराब लगा? फिर से सवाल दोहराए। उन्होंने हेमंत करकरे की शहादत पर सजा बता दिया, उसे मेरे श्राप से वो सजा पाई, उन्होंने इस तरह से कह दिया, शहादत पे उंगली उठा दी। आपको बुरा लगा या नहीं, बस इतना बता दें। देखिए, मैं इसके पहले भी मैंने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता जो भी गैर मुनासिब बातें और संविधान के वैल्यूज के अगेंस्ट में होती है, हम उसका कभी समर्थन नहीं करते हैं, और जब भी जरूरत पड़ी उसके खिलाफ में भी हम खड़े हुए हैं, उसके खिलाफ में भी हम खड़े हुए। तो इसको फिर से इस बात को कहने की जरूरत नहीं होगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, वैल्यू के खिलाफ में जो बातें आएंगी उसका समर्थन कभी नहीं करेगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आप तो समर्थन नहीं कर रही हैं, लेकिन बेगूसराय में खड़े होकर नीतीश कुमार जी गिरिराज सिंह का हाथ उठा करके उनका समर्थन कराते हैं, हाथ में हाथ पकड़ के, और आप कहती हैं हम उनका समर्थन नहीं करते। कौन सा समर्थन है, विरोध है? ठीक है, इस बीच हम मगरबी बंगाल का रुख करेंगे। यहाँ बैरकपुर में वजीर आजम मोदी एक इंतखाबी रैली को खिताब कर रहे हैं। जिनको जीप में बिठाकर उनको देख करके देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आजादी के बाद इतिहास में पहली बार आजाद हिंद फौज के सेनानी गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बने। हम सभी का सौभाग्य था कि उम्र के इस पड़ाव में भी ये सभी महापुरुष हमें आशीर्वाद देने आए। साथियों, इससे पहले भी दशकों तक मान लिया भैया, मान लिया, साथियों, इससे पहले भी दशकों तक हर साल गणतंत्र दिवस मनाया गया, परेड होती रही, लेकिन आजाद हिंद फौज के उन वीरों को याद करने की सूझ किसी ने नहीं ली। क्या इन लोगों ने अंग्रेजों की गोलियां नहीं खाई थी? क्या इन्होंने अत्याचार नहीं सहे थे? जेल नहीं गए थे? लेकिन परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करने वालों ने इनके त्याग, इनके बलिदान को भुला दिया। आज यही दल हमारे सपूतों के शौर्य पर भी सवाल उठाते हैं। जब हमारे वीर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, तो ये पाकिस्तान की बातों पे भरोसा करते हैं। जब हमारे वीर आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं, तो इतने सबूत होने के बावजूद भी इन्होंने ऐसे चश्मे पहने हैं, इनको सबूत दिखाई नहीं देते हैं। जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंक के सरपरस्तों की झूठी खबरों को यहां बढ़ावा देते हैं, उन पर देश भरोसा कर सकता है क्या? भरोसा कर सकता है क्या? जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का खुला समर्थन करते हो, कहते हो कि उनका बंदूक उठाना गलत नहीं है, उन पर देश भरोसा कर सकता है क्या? कभी भी भरोसा कर सकता है क्या? ऐसे लोगों पे विश्वास किया जा सकता है क्या? जो लोग ये मानते हो कि फौज में लोग 2 वक्त की रोटी की मजबूरी में भर्ती होते हैं, जो लोग हमारे वीरों की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं,
उन पर देश भरोसा कर सकता है क्या? कभी भी भरोसा कर सकता है क्या? निंद में भी भरोसा कर सकता है क्या? मुसीबत में भी भरोसा कर सकता है क्या? भाइयों और बहनों, पाकिस्तान का गुणगान करने वाली इस मंडली की एक सदस्य ये बंगाल की ममता दीदी भी है। जब पूरी दुनिया पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर रही थी तो ये मंडली और ये दीदी मोदी के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रही थी। ऐसी दीदी को माफ करोगे क्या? माफ करोगे क्या? भाइयों और बहनों, अंग्रेजों की तरह दीदी भी भाग करो, शासन करो, इसी नीति पर चल रही है। जबकि हमारी नीति है एक करो, सेवा करो, यानी सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ, सबका साथ। आपके इस चौकीदार ने देश के हर व्यक्ति, हर हिस्से को विकास से जोड़ने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल तो मगरबी बंगाल में मौजूद हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। इंतखाबी रैली को खिताब कर रहे हैं और हमेशा की तरह अपने सियासी मुखालफिन पर जमकर निशाना साधा है, अपनी हुसूलियाबियां यहां गिनवा रहे हैं।